हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएचएस स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज कन्फाइंड स्पेस पार्ट 4 चालू करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की क्या होती है। कन्फाइंड स्पेस जब एक्टिविटी करते हैं तो एम्प्लॉयर की रोल क्या होगी। सबसे पहले है टू आइडेंटिफाई हजार्ड, हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या क्या हजार्ड है। टू इम्प्लीमेंट प्रोसीजर फॉर एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट के लिए प्रोसीजर को बनाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन। मेन चीज है कि बनाया हुआ तो है, डेवलप किया हुआ है प्रोसीजर, बट इम्प्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है टू मेंटेन एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन रिक्वायर इक्विपमेंट। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो जो इक्विपमेंट की जरूरत है, रिक्वायर इक्विपमेंट, वो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं और वो मेंटेन है कि नहीं। टू एवेलुएट कन्फाइंड स्पेस कंडीशन, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंडीशन अभी क्या है। पॉइजनस गैसेज है, फ्लेमेबल गैसेज है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ये क्या है, इसका इवेल्युएशन करना जरूरी है। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक मेथड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक मेथड क्या है जो डेवलप किया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एम्प्लॉयर की होती है। प्रिवेंट अनऑथोराइज एंट्री, तो अनऑथोराइज एंट्री नहीं होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में। टू डिजिग्नेट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जितने भी आदमी काम करते हैं, कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर होता है, इंटरेंट होते हैं, ये सारे लोगों की जो कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर होता है या कन्फाइंड स्पेस का जो क्लाइंट की तरफ से रहते हैं लोग, उनकी सभी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेजिग्नेट करना, कौन क्या देखने वाला है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वहां पे। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रेस्क्यू एंड इमरजेंसी प्रोसीजर है, रेस्क्यू एंड इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, उसको डेवलप करना और जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको इम्प्लीमेंट करना। टू रिव्यू एंट्री ऑपरेशन पीरियडिकली, तो टाइम टू टाइम है जो एंट्री ऑपरेशन के उसको रिव्यू करना चाहिए कि किस तरह से एंट्री ले रहे हैं जितने भी प्रोसीजर हैं और इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है कि नहीं रहा है। टू इंस्पेक्ट एंड ऑडिट द परमिट टू वर्क सिस्टम पीरियडिकली, टाइम टू टाइम है जो इंस्पेक्शन भी करना चाहिए और ऑडिट भी करना चाहिए कि ये सारी चीज ठीक ठाक है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इंश्योर द टेस्ट इक्विपमेंट इन गुड कंडीशन, कैलिब्रेटेड एंड कैलिब्रेशन टेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल, ये इंश्योर करना जरूरी है कि जिस इक्विपमेंट से डिटेक्शन किया जा रहा है, मीन डिटेक्टर जो है वो गुड कंडीशन में है कि नहीं, कैलिब्रेटेड किया हुआ है कि नहीं और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि कैलिब्रेट कराएंगे तो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कैरी आउट एटमॉस्फेरिक टेस्ट एंड कंफर्म द रिजल्ट आर सुटेबल फॉर कन्फाइंड स्पेस वर्क, एटमॉस्फेरिक चेक करवाना। एटमॉस्फेरिक चेक मतलब कि कोई भी फ्लेमेबल गैस है, कोई भी टॉक्सिक गैस है तो कितने एलईएल में है या कितने यूईएल में है, वो सुटेबल रेंज में है कि नहीं, काम करने लायक है कि नहीं, तो उसका उसको चेक करवाना है। Confirming test result on relevant permit, mentioning date and the time on permit signature, तो ये जो रिलीवेंट जो परमिट है उसमें जो टेस्ट किया गया है उसको क्या करना, उसको डेट के साथ मेंशन करना है, डेट और टाइम मेंशन करना है और उस पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर कौन करेगा, ऑथोराइज गैस टेस्टर। तो ऑथोराइज गैस टेस्टर कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, रिपोर्ट निगेटिव टेस्ट रिजल्ट इफ एनी टू द एरिया नेचुरल, अगर ऑथोराइज गैस टेस्टर को कोई भी निगेटिव रिपोर्ट मिलती है, निगेटिव रिपोर्ट का मतलब हुआ कि कोई भी उसमें फ्लेमेबल गैस है, टॉक्सिक गैसेज है, तो वो है जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है, तो उस केस में एरिया स्टेटिंग अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करेगा कि ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए फर्दर जो भी प्रोसेस है वो करना होगा और जब एक्सेप्टेबल रेंज में आएगा तभी काम करेगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ है जो पीपी का इस्तेमाल करना है जो कि जरूरी है। हेड प्रोटेक्शन में हार्ड हेड एंड चिन स्ट्रिप चाहिए। हेड प्रोटेक्शन अगर लेते हैं और हार्ड हेड पहनते और चिन स्ट्रिप नहीं लगाते हैं तो कन्फाइंड स्पेस में और वर्किंग एट हाइट में काम करना, इसके लिए है हार्ड हेड पहनना ना पहनने के बराबर है, इसलिए चिन स्ट्रिप यहाँ पे कंपलसरी है। आई प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन ग्लव्स गूगल चाहिए, ईयर प्रोटेक्शन में ईयर डिफेंडर्स और ईयर प्लग्स चाहिए, हैंड प्रोटेक्शन में हैंड ग्लव्स चाहिए, बॉडी प्रोटेक्शन में ओवरऑल या उसको बॉयलर सूट भी बोलते हैं,
फुट प्रोटेक्शन में स्टील टो कैप चाहिए, गुड ग्रिप चाहिए उसका, एंड ऑयल रेसिस्टेंट भी चाहिए। गैस मीटर में है जो मल्टी गैस मीटर मेजरिंग, जो कि हाइड्रोकार्बन को मेजर कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को मेजर कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर कर सकता है, ऑक्सीजन को। ये है जो इन सब चीजों के लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये सब का मेजर इशू कन्फाइंड स्पेस में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सब चीजें हैं और अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो इन हजार्डस गैसों से और इन सारी चीजों को बचे कैसे। तो उसके लिए क्या होता है, रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में देखेंगे दो तरह का होता है, एक होता है एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर एंड दूसरा होता है सप्लाइड एयर रिस्पिरेटर। तो एक में एयर को प्यूरिफाई करता है और एक में है जो सप्लाइड एयर इसको मिलता है, या तो किसी कंटेनर से मिले या बाहरी सोर्स से कहीं मिले। ठीक है। अब एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर में जाएंगे तो हाँ दो तरह का होता है, एक नॉन पावर रिस्पिरेटर और दूसरा होता है पावर रिस्पिरेटर। इसको देखेंगे आगे की स्लाइड में। जबकि एयर सप्लाइड रिस्पिरेटर में भी क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस होता है एंड ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस होता है। अब क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस का नाम ही है CCBA। ठीक है, क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस। और ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस में दो आते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस एंड एयरलाइन रिस्पिरेटर। तो वन बाय वन फिर हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर। एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर का क्या काम है, रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम एयर थ्रू फिल्टर एंड एयर बीइंग ब्रीथेबल। इसमें क्या होता है, इसमें एक फिल्टर लगे हुए होते हैं जो कि जो एयर में कंटामिनेंट्स रहते हैं उसको फिल्टर रिमूव कर देता है और वो एयर जो है सांस लेने लायक हो जाता है। ठीक है, तो एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर का काम यही है। अब देखेंगे इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन पावर्ड और दूसरा होता है पावर रिस्पिरेटर। तो नॉन पावर रिस्पिरेटर क्या है, बियरर नॉर्मली ब्रीथिंग एयर सिंपली थ्रू द फिल्टर। इसमें है जो बियरर क्या करता है, जो सांस लेने वाला है वो सिंपली है जो फिल्टर के थ्रू सांस लेता है और वो फिल्टर होके वो प्योर ऑक्सीजन रहता है, फिल्टर होके आता है, कंटामिनेंट जो उसके अंदर है वो फिल्टर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हुआ नॉन पावर्ड। जबकि दूसरे तरह के जो पावर्ड रिस्पिरेटर है इसमें क्या होता है, कार्टेज के थ्रू अगर वो एयर नहीं ले पा रहा है तो उसमें पावर यूज किया जाता है। तो पावर के थ्रू है जो एयर को खींच करके और थ्रू फिल्टर के थ्रू उसको पास किया जाता है और उस आदमी के उसको सांस लेने के लिए वहां तक पहुंचाया जाता है। तो इसको हम लोग पावर रिस्पिरेटर बोलते हैं। यूजिंग ए मोटर टू पास एयर थ्रू द फिल्टर टू गिव सप्लाई टू क्लीन एयर। तो ये हो गया पावर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर। ये है पावर प्यूरिफाइंग, इसमें पावर है, इसके थ्रू पावर से क्या होता है, बाहर के जो कंटेमिनेटेड एयर है इसको अंदर देता है, वो कार्ट्रिज के थ्रू फिल्टर के थ्रू अंदर जाता है और उसको फिल्टर होकर के उसको ऑक्सीजन है जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। ये हुआ फुल फेस रिस्पिरेटर जो कि नॉन पावर्ड का एग्जाम्पल है, और ये हाफ फेस रिस्पिरेटर ये भी है जो नॉन पावर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगेन सप्लाइड एयर रिस्पिरेटर। और सप्लाइड एयर रिस्पिरेटर में क्या होता है, क्योंकि इसमें ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस होंगे। सिंपल है, जैसे कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस जो यूज करते हैं ये ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस है, और इसमें एक सिलेंडर होते हैं और सिलेंडर के थ्रू उसको है जो कि ऑक्सीजन मिलता है। बट इसमें क्या है, कुछ चीजें की ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। द ओपन सर्किट टाइप ओनली प्रोवाइड एयर फॉर 30 to 75 मिनट्स ओनली। कितना, 30 से 75 मिनट के डिपेंड्स करता है कि किस तरह का कितने का सिलेंडर आपने लिया उसके ऊपर। मैक्सिमम इसकी 75 मिनट तक है ओपन सर्किट का। इतना अगर आपको कुछ काम करने हैं तो 30 to 75 मिनट्स के अंदर अंदर वो काम करके आना है। इट मीन्स इट इज नॉर्मली यूज व्हेन देयर इज ए शॉर्ट टाइम, वहां पे बहुत कम समय है, शॉर्ट टाइम नीडेड टू इंटर, यानी इंटर करने के लिए कम समय की जो स्किप करने में उतना में वापस आ रहा है। फ्रॉम अफेक्टेड एटमोस्फेयर, अफेक्टेड जो एटमोस्फेयर है उससे शॉर्ट टाइम में जाना है, इंटर करना है, शॉर्ट टाइम में ही वापस आना है, स्किप करना है। तो ये हो गया एयर सप्लाइड एयर रिस्पिरेटर, जिसको ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस, जिसका एग्जांपल है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं ओपन सर्किट ब्रेकर apparatus में एयरलाइन रिस्पिरेटर होता है। एयरलाइन में क्या होता है, एयरलाइन होज डिलीवरी क्लीन ब्रीथेबल एयर फ्रॉम अनकंटामिनेटेड सोर्स। तो यहाँ पे कंटामिनेटेड सोर्स से कुछ नहीं लेना देना है, इसको है जो प्योर जगह से ऑक्सीजन है जो इसको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन एयरलाइन होज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रोवाइड क्लीन ब्रीथेबल एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। अब इसमें क्या है कि ब्रीथेबल एयर लंबे समय तक उसको दिया सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ द टाइम एनी लाइट वेटेड होता है इसको लेके, क्योंकि ये बाहर से कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट हो जाएगा और इसको है जो ऑक्सीजन सही मिलेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी मोबिलिटी का संभावना, इसमें अगर ज्यादा मूव करेंगे, लिमिट द रेंज ऑफ यूजर मोबिलिटी, उसको मूव करने की इसमें परमिशन ज़्यादा नहीं होती है। एंड में फेल ड्यू टू होज डैमेज, हो जगह डैमेज हो गया तो फेल हो जाएगा। इसमें एक है जो बैड लॉक है, नीचे देखते हैं। सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर का सेकेंड पार्ट क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस, जिसको सीसीबीए बोलते हैं। ये देखिए क्लोज सर्किट है। इसमें क्या होता है कि क्लोज सर्किट में जो ऑक्सीजन जो एक्सहेल करते हैं, सांस लेने के बाद जो छोड़ते हैं ना, उसको फिर से उसमें कुछ ऐसे चीज लगे होते हैं जो कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से इफेक्टिवली रिमूव कर देता है और फिर से वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फिर से रिस्टोर हो जाता है और वो फिर से ऑक्सीजन को ले सकता है। मीन देखिए, एक्सेल ब्रेथ इज ब्रेथेबल बाय द बियरर आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन इफेक्टिवली रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिस्टोर टू सुटेबल लेवल। मतलब फिर से है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फिर से रिस्टोर हो जाता है, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए इसके कारण ये काफी लंबे समय तक चलता है। तो यूज व्हेन ए लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई ब्रीथिंग गैस इज नीडेड, इसकी यूज तब होती है जब हमें लंबे समय तक ब्रीथेबल एयर की जरूरत होती है। जैसे कि सच है, जब लंबे समय तक कहाँ जरूरत पड़ सकती है, जैसे टनल में चल रहे हैं, वहां भी बीच बीच में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो वहां पे क्या हो सकता है, गोइंग थ्रू पासेज इज टू नैरो, या ऐसे पासेज से जा रहे हैं जो काफी नैरो है, तो वहां पे ऑक्सीजन का इश्यू हो सकता है। तो ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटर का लेवल प्रोटेक्शन टाइप क्या है। तो पहले देखेंगे लेवल ए प्रोटेक्शन है, जिसमें क्या होता है, बोर्न व्हेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी स्किन आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे चीज ढके होने चाहिए। तो इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस, SCBA। अब SCBA क्या हुआ, NIOSH से अप्रूव्ड होना चाहिए, मींस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, अब देखते हैं लेवल क्या है। लेवल बी प्रोटेक्शन में क्या होता है, व्हेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज, जहां पे रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा उसके कुछ वहां पे ऐसे गैस है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही प्रॉब्लम करता है, बट ए लेसर लेवल ऑफ स्किन एंड आई प्रोटेक्शन इज, बट उसमें क्या है, आंख को और स्किन को उतना प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस पर इफेक्ट उतना कम आएगा स्किन पे, आई पे। तो ऐसे को हम लेवल बी में लेते हैं। तो रिस्पेक्टिव प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कैटेगरी जिसमें रिस्पेक्टिव प्रोटेक्शन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि स्किन और आई प्रोटेक्शन पे नहीं, तो वो लेवल बी प्रोटेक्शन है। आगे देखते हैं, लेवल बी प्रोटेक्शन इज द मिनिमम लेवल रिकमेंडेड ऑन इनिशियल साइट। अब इसमें लेवल बी प्रोटेक्शन में हो क्या होता है ना, कोई भी साइट में इनिशियली जब साइट में हम जाते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट या प्रोटेक्शन इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत तब होती है जब साइट पे जाते हैं और उसको हजार्ड तब तक नहीं पता चलता जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही साइट पे जाने के बाद हम वैसे लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो सारी चीजें संभावना है, तो वहां पे जब हजार्ड आइडेंटिफाई हो गया और डिफाइन हो गया, तो उस केस में, और या तो मॉनिटरिंग हुआ, सैंपलिंग लिया, अदर रिलायबल मेथड से जब एनालिसिस हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर वहां पे पहना जाता है। तो ऐसे जो इक्विपमेंट होते हैं रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव, तो वो टाइप बी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी प्रोटेक्शन जो है, लेवल सी प्रोटेक्शन इज यूज व्हेन द टाइप ऑफ एयरबोर्न सब्सटेंसेस इज नोन। तो लेवल सी का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जब एयरबोर्न सब्सटेंसेस पहले से हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलने आ रहा है, एयरबोर्न में क्या है जो सब्सटेंस से मिक्स हो सकता है,
वो पहले से पता है, तो वो लेवल सी में आएगा। अब इसमें है कंसंट्रेशन इज मेजर करना पड़ेगा कितना कंसंट्रेशन एयर में है। क्राइटेरिया फॉर यूजिंग एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर मीट, या यूरिफाइंग करने के जितने भी क्राइटेरिया वहाँ पे मीट हो रहा है, मैच हो रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एंड स्किन एंड आई एक्सपोजर इज लाइकली, जबकि इसमें क्या होता है कि स्किन और आई एक्सपोजर की संभावना बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल फेस या हाफ मास्क एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, ये भी है जो NIOSH से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अभी दोस्तों आपने देखा हमारा पार्ट 4 में, कन्फाइंड स्पेस पार्ट 4 में, कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पिरेटर कौन कौन से यूज करने चाहिए कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करते हैं, और उसके लेवल क्या है। तो अभी ये जान गए, अभी इसको आप देखेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा 5, 6, 7, 8 में भी 9 भी आ सकता है। तो इससे क्या होगा, कन्फाइंड स्पेस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।